नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष आईएएस चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स से भारत का वैदेशिक क्षेत्र। ध्यान दें, मैंने लिखा है भारत का वैदेशिक क्षेत्र यानी एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया। एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया यानी कि भारत का बाहरी क्षेत्र। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है भारत का वैदेशिक क्षेत्र। जब लोग भारत का वैदेशिक क्षेत्र पढ़ते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास 1991 की एलपीजी नीति है। 1991 की एलपीजी नीति, आप लोग इसका नाम सुनते होंगे, एलपीजी। एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें एक टर्मिनोलॉजी आपकी आ रही है ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत हमारी जो इकोनॉमिक है, इकोनॉमी जो है वो कैसी है, वो कैसी हो गई। जब 1991 में एलपीजी की नीति आई तो हमारी इकोनॉमी कैसी हो गई, ग्लोबल हो गई। कैसी हो गई, ग्लोबल हो गई। ग्लोबल का मतलब क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था सिर्फ बंद अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं हो गई, अब ये हो गई खुली अर्थव्यवस्था। कैसी हो गई, खुली अर्थव्यवस्था। यानी खुली अर्थव्यवस्था का मतलब कि हम वस्तुओं का लेन देन सिर्फ आंतरिक स्तर पर ही नहीं, बाहरी स्तर पर भी करेंगे। बाहरी स्तर का मतलब विदेशों से आयात निर्यात होगा। क्या होगा दोस्तों, विदेशों से आयात निर्यात। ध्यान दें, ये बहुत ही मैं सामान्य लैंग्वेज में आपको चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। विदेशों से आयात निर्यात, तो विदेशों से हम आयात निर्यात करेंगे जिससे हमारी इकोनॉमी अच्छी हो। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी प्रकार की सकारात्मक चीज़ होगी तो वो भी हमारे आयात निर्यात पर असर डालेगी। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ नकारात्मक चीज़ हो रही तो वो भी हमारे आयात निर्यात पर असर डालेगी। तो ये चीज ध्यान देंगे, विदेशों से आयात निर्यात। अच्छा, विदेशों से आयात निर्यात क्या, वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात किससे करेंगे, वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात। या तो वस्तु देंगे, वस्तु लेंगे, या तो सेवाएं देंगे या सेवाएं लेंगे। वही सेवा सेक्टर। और जैसे हम लोग प्राथमिक क्षेत्र पढ़ते हैं, द्वितीय क्षेत्र पढ़ते हैं, फिर उसके तृतीय क्षेत्र पढ़ते हैं, तृतीय क्षेत्र में हम लोग सेवा क्षेत्र पढ़ते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कृषि और उसके संबंधित क्षेत्र पढ़ते हैं, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग वगैरह आ जाते हैं। तो वस्तुओं का निर्यात करना है, आयात करना है, सेवाओं का निर्यात करना है, आयात करना है। तो ये चीज़ें विदेशों से आयात निर्यात के संबंध में हम लोग चीज़ें देख रहे हैं। तो जब हम एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया कहते हैं तो इतनी चीज़ शुरुआती तौर पर आपको पता होनी चाहिए कि भारत का वैदेशिक क्षेत्र है क्या। इसमें हम क्या चीज़ जानने की कोशिश कर रहे हैं भारत के वैदेशिक क्षेत्र के अंतर्गत। अच्छा, इसमें जब वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है तो आयात निर्यात करते वक्त क्या आयात निर्यात कर दिया तो क्या उसका कोई रिकॉर्ड भी रखती है क्या भारत सरकारें? भारत की सरकारें जो होती हैं वो क्या रिकॉर्ड भी रखती हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल, इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। जो भी चीज़ें हम लोग निर्यात करते हैं, चाहे वो सेवा क्षेत्र से जुड़ी हुई चीज़ें हों, चाहे वस्तुओं से जुड़ी हुई चीज़ें हों, उसका अपना एक खाता होता है। उस खाते में हर चीज़ रिकॉर्ड की जाती है, किन किन मदों पर कितने कितने पैसे हमने निर्यात के माध्यम से अर्जित किए हैं और कितने कितने पैसे वस्तुओं के आयात से हमने दिए हैं। तो इन सब का अपना एक खाता तैयार किया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं भुगतान संतुलन खाता। तो भुगतान जब संतुलन, अभी देखिए बहुत चीज़ें इसके अंदर, बस हम बहुत आसान करके बताने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को। जब हम लोग भुगतान संतुलन खाता, भुगतान संतुलन, तो भुगतान तो दोनों तरफ से हो रहा है। जब हम निर्यात कर रहे हैं तब उधर से भुगतान हो रहा है, जब हम आयात कर रहे हैं तो इधर से भुगतान हो रहा है। तो भुगतान संतुलन खाता कह रहे हैं हम। तो इस संतुलन शब्द का इस्तेमाल क्यों कर ले रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट क्यों कह रहे हैं हम लोग? भुगतान तो कर, संतुलन का मतलब ये है कि भारत सरकारों की ये कोशिश रहती है कि हम क्या करें, अपने भुगतान संतुलन को एटलीस्ट प्रॉफिट अगर नहीं हो रहा है कहीं पर तो एटलीस्ट संतुलन बना के रखें कि जितना आयात हम कर रहे हैं उतना हम निर्यात कर सके, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा हो। कुल मिला के सारी कहानी इकोनॉमी में सारी चीज़ें जो भी हम लोग पढ़ते हैं वो अपने किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए
सकारात्मक रूप से उसको बढ़ाने के लिए ही होता है। भारत की अर्थव्यवस्था जब हम लोग बात कर रहे हैं, और जितनी भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर जितनी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, जिनका अध्ययन करते हैं, वो सभी चीज़ें आप देखेंगे तो वो सब भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, जो उसमें कमियां होती है उसको दूर करने के लिए ही पढ़ी जाती हैं। उसके अध्ययन इसीलिए कहता है। तो जब यहाँ भुगतान संतुलन शब्द इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आयात निर्यात के जो भुगतान है उसको संतुलित रखा जाए, और कोशिश ये रखी जाती है कि निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा हो, आयात कम से कम हो। ये तो आप लोग किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, ये तो आप लोग सामान्य से आसानी से बता लोगे। लेकिन हम चूंकि अब यहाँ पर भुगतान संतुलन अब शब्द आ गया, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे और डिटेल में जानेंगे। इतनी चीज़ें आप समझ में आ गई होगी भुगतान संतुलन होता क्या है। भुगतान संतुलन खाता जब हम कह रहे हैं तो उसमें आयात निर्यात का लेखा जोखा है। जैसे हम लोग का बजट बनता है तो वो भी क्या होता है, आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। ये वो आपका देश के अंदर आप बजट पढ़ रहे हैं, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं का निर्यात आयात करें, इस तरह से उसका लेखा जोखा है ये, ठीक है ना। तो भुगतान संतुलन खाता, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, इसे हम लोग बोल रहे हैं। इसमें क्या है, इसको और सिंपली पढ़ते हैं। देश के किसी भी देश के निवासी, जब भारत की बात करें तो भारत के देश के निवासियों का विश्व के अन्य देशों के साथ एक वर्ष के दौरान, 1 ईयर, एक वर्ष के दौरान किया गया आर्थिक लेन देन, जिसमें अब आर्थिक लेन देन क्या, आर्थिक लेन देन करेंगे तो वस्तुओं का, सेवाओं का तथा आय का लेन देन शामिल होता है। भुगतान संतुलन बहुत बड़ी व्यवस्था है, इसको समझिए। अभी इसके अंदर कई चीजें आएंगी, तब उसको आप बिल्कुल सेपरेट करके नहीं पढ़ेंगे, हमेशा दिमाग में रखेंगे। उसको मैं पहले बता दूं कि उसको हर चीज को भुगतान संतुलन से जोड़ के देखेंगे, जितनी चीजें मैं आज बताने वाला हूं आपको, ठीक है। तो भुगतान संतुलन एक समझ लीजिए पूरा है, और इसके अंदर सभी चीजें शामिल होने वाली हैं। तो क्या है, वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात, उसका लेखा, उससे अर्जित आय का लेखा जोखा, वो कहाँ होता है, भुगतान संतुलन खाते में होता है। तो हम तो बड़ी चीज बोल देंगे भुगतान संतुलन खाते में, तो क्या इसके अंदर कुछ और चीजें भी होती हैं, तो उसको चलिए देखते हैं। लेन देन जिस खाते में दर्ज किया जाता है उसे ही भुगतान संतुलन खाता कहते हैं, ये मैंने आपको अभी बताया। लेन देन जिस खाते में दर्ज किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं भुगतान संतुलन खाता। भुगतान संतुलन खाते में दिखाई जाने वाली मदें, अब ध्यान दें, भुगतान संतुलन के अंदर कौन सी मदें, भाई भुगतान संतुलन क्या दिखाएंगे, तो मैंने अभी आपको एक मोटा चीजें बता दी कि वस्तु सेवाओं को दिखा देंगे और क्या दिखाएंगे, तो लेकिन उसको एक टर्मोलॉजी, क्योंकि भाई वस्तुओं के अंदर सेवाएं तो बहुत प्रकार की सेवाएं आ गई, वस्तुएं भी बहुत प्रकार की वस्तुएं होती हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग उसको देखें पूरा, हम उसके लिए एक टर्मोलॉजी इस्तेमाल करेंगे कि जो भी वस्तुएं हैं वो हमको दिखती हैं। जैसे हार्डवेयर की हम लोग बात करें तो हार्डवेयर हमको दिख रहा है ना, सॉफ्टवेयर करें तो सॉफ्टवेयर हमको नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, मतलब दिख रहा है लेकिन अब उसको टच नहीं कर सकते, हार्डवेयर टच कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो भुगतान संतुलन के में दिखाई जाने वाली मदें कौन है, मदें मतलब वो मद क्या, वो चीज़ क्या है, तो वो मदें एक दो तरह की मदें होती है, दृश्य मद, अदृश्य मद, जो कि आप जानेंगे क्योंकि आपको कहीं मान लीजिए लिखना है, राइटिंग में आ गया लिखने के लिए, तो आप उसको कहीं आपके क्वेश्चन आ गया और डिस्क्रिप्टिव में, तो आप लिख सकें उसके बारे में, इससे बताना जरूरी है। ये सब चीज़ें होती है, जानिए, इसको जानना जरूरी है क्योंकि आपके लिखने में इसका इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है ना। तो दृश्य मदें, जब हम दृश्य मदों की बात कर रहे हैं, ध्यान दें, दृश्य मदें यानी जो दिखने वाली चीज़ें, मतलब भौतिक वस्तुओं के आयात निर्यात का लेखा जोखा रख रहे हैं हम लोग। फिर जब अदृश्य मदें कह रहे हैं जो दिख नहीं रही हैं, ठीक है, मतलब वो क्या है, सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र में जैसे बैंकिंग, वित्तीय संस्थाएं जो सेवाएं देती है, बीमा कंपनियां जो सेवाएं दे रही है, जहाज रानी जो है, वो एयरलाइंस जो है, इंजीनियरिंग है, डॉक्टर है, और भी बहुत से पर्यटन विभाग है, ठीक है। तो ये सब जो पर्यटन का क्षेत्र है, ठीक है, वो सब चीज़ें किसमें आती है, अदृश्य मदों के अंदर। जैसे हम लोग सेवा क्षेत्र में जो पढ़ते हैं वो सभी चीज़ें, इस तरह समझ लीजिए कि सेवा क्षेत्र के अंदर जितनी चीज़ें हम लोग पढ़ लेते हैं वो सभी की सभी चीज़ें किसमें आती है, अदृश्य मदों के अंदर आती हैं। उदाहरण के लिए मैंने बताया कि हार्डवेयर हमारा वस्तु खाता के अंतर्गत आता है और सॉफ्टवेयर हमारा आता है सेवा खाता के अंतर्गत, बिल्कुल ध्यान दें। तो बहुत ही सिंपल सी भाषा में मैंने आपको चीज़ें बता दी यहाँ पर। अब आते हैं जब हम भुगतान संतुलन खाता कह रहे हों, तो ये तो भुगतान संतुलन खाते के अंदर हम किन चीज़ों को शामिल कर रहे हैं, ये तो चीज़ों की वाली बात हो गई ना कि हम सेवा क्षेत्र को शामिल कर ले रहे हैं और क्या नाम है, वस्तुओं को शामिल कर ले रहे हैं। लेकिन जब हम खाते की बात करते हैं, किस प्रकार के खाते की बात कर रहे हैं आप, तो हम कहेंगे 2 प्रकार के खाते इस्तेमाल कर रहे हैं हम। जैसे हम लोग बैंक के अंदर हमारे खाते चलते हैं, कई प्रकार के करेंट खाता होता है, हमारा सेविंग अकाउंट होता है, दुनिया में की चीज़ें होती है कि नहीं होती हैं। तो वैसे क्या होता है कि इस भुगतान संतुलन खाते के अंदर भी हम कई प्रकार के खाते का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो खाते 2 ही प्रकार के हैं, दोनों का इस्तेमाल हम लोग संतुलन खाते के अंदर कर रहे हैं।
इन्हीं दोनों का मिला जुला के जो व्यवहारिक रूप हमको देखने को मिलता है वही भुगतान संतुलन खाते का ही रूप होता है। मिलाकर किन किन चीज़ों को मिलाना है? एक है पहला चालू खाता यानी करंट अकाउंट, और एक हमारा है पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट। तो पूंजी के दो खाते हैं। अब चालू खाता मतलब करंट अकाउंट और पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट जो है, इन दोनों का जो व्यवहारिक रूप है दोनों को मिला के हम लोग बोल देते हैं भुगतान संतुलन खाता। तो चाहे आप कह लें कि हम पूंजी चालू खाते की बात कर रहे हैं और पूंजी खाते की, तब भी आप कह लीजिए भुगतान संतुलन खाता कह रहे हैं। और जब भुगतान संतुलन खाता कह रहे हैं तो ये दो चीजें दिमाग के अंदर होनी चाहिए कि हम चालू खाते की बात कर रहे हैं और पूंजी खाते की बात कर रहे हैं। तो चाहिए चालू खाते के अंदर दो मदें आ गई, एक आती है दृश्य मदें। कौन सी मदें आती हैं? एक दृश्य मद होती है और एक अदृश्य मद होती है, जो कि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो भी हमने पढ़ा कि दृश्य मद ये सभी किसके अंदर शामिल कर रहे हैं? ये हम शामिल कर ले रहे हैं चालू खाते के अंतर्गत। और दृश्य मदों में वस्तुओं का आयात, वस्तुओं का निर्यात, वस्तुओं सेवाओं का आयात, सेवाओं का निर्यात, एक पक्षीय हस्तांतरण, ये सभी चीजें क्या है? चालू खाते के अंतर्गत है। तो चालू खाता आपने समझ लीजिए पढ़ लिया। भाई हम क्या कर रहे हैं? वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात कर रहे हैं, वस्तुओं और सेवाओं का आयात कर रहे हैं, वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात कर रहे हैं, वस्तुओं सेवाओं का आयात कर रहे हैं। तो ये सभी चीजें चालू खाते के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। ये सिर्फ वस्तुओं के आयात निर्यात से जुड़ी हुई है और सेवाओं के आयात निर्यात से जुड़ी हुई है। अब जब हम पूंजी खाते में आते हैं, ये थोड़ा अलग हो जाता है। कैसे, क्या चीज अलग हो जाती है? इसमें क्या होता है कि वित्तीय लेन देन के लेखा जोखा को हम लोग क्या बोलते हैं? पूंजी खाता। वित्तीय लेन देन जी खाता और चालू खाता दोनों को हम लोग भुगतान संतुलन के अंदर पढ़ रहे हैं, यह ध्यान रखेंगे। जब चालू खाता बोल रहे हैं तो दशमलव अदशमलव, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट में देखेंगे, इसके अंदर जैसे हम लोग देख रहे हैं कि वित्तीय लेन देन के लेखा जोखा को पूंजी खाता कहते हैं। क्या कहते हैं? वित्तीय लेन देन के लेखा जोखा को पूंजी खाता कहते हैं। वित्तीय लेन देन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिसके अंतर्गत देखिए क्या क्या चीजें आती है। भौतिक परिसंपत्तियों अर्थात भूमि, भवन, प्लाट एवं मशीनरी इत्यादि के क्रय विक्रय के कारण इन परिसंपत्तियों के स्वामित्व में परिवर्तन, स्टॉक और बॉन्ड्स के क्रय विक्रय के कारण स्वामित्व में परिवर्तन, मतलब स्वामित्व में परिवर्तन। वित्तीय लेन देन हो रहा है, वित्तीय लेन देन का लेखा जोखा है पूंजी खाते के अंतर्गत, और जो स्वामित्व में परिवर्तन होता है उसको मेंशन कर रहे हैं कहां पर? पूंजी खाते में। यहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पर ध्यान दें, फिर से मैं बता दूं, तुलना करके बता, जैसे आप क्लियर कर लें कि वस्तुओं का आयात निर्यात कर रहे हैं और जो आय का अर्जन हो रहा है, मतलब आय को शो कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। जो आय का जो अर्जन है, मतलब आय को, इनकम को, जो देश की जो इनकम चालू खाते पे जो हमको शो कर रहे हैं, जो भुगतान संतुलन के अंदर जब हम किसी चीज को वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, जो हमारा आय निकल के आएगी उसको हम मेंशन कर रहे हैं चालू खाते के अंदर। लेकिन यहां पर क्या कर रहे हैं? वित्तीय लेन देन हो रहा है उसको मेंशन कर रहे हैं। और वित्तीय लेन देन के अंतर्गत जब भौतिक परिसंपत्तियों की बात करें, भौतिक में दिखती हैं जो, जैसे भूमि, भवन, प्लांट, मशीनरी, इसका जब हम लोग आयात वो कर रहे हैं, क्रय विक्रय कर रहे हैं, परिसंपत्तियों क्रय विक्रय कर रहे हैं, तो उसके जो स्वामित्व है उसमें परिवर्तन होगा। भाई हम उसको दे रहे तो उनका स्वामित्व हो गया, हम ले रहे तो हमारा स्वामित्व हो गया। उस चीज को मेंशन कर रहे हैं कहां पर? पूंजी खाते में। पूंजी खाते की संरचना में क्या क्या शामिल करते हैं इसको भी ध्यान दें बहुत अच्छे से। जब पूंजीगत खाते में लोग क्या क्या शामिल करते हैं ध्यान दें। विदेशी निवेश, तो विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई और एफआईआई, ध्यान दें, एफडीआई यानी एफआईआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसे एफडीआई बोलते हैं, और विदेशी संस्थागत निवेश जिसे एफआईआई बोलते हैं। इसके लिए हम लोग अलग से पढ़ेंगे इसको कि एफडीआई क्या होता है, एफआईआई क्या होता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब कि जो बाहरी देश इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इस चीज को हम लोग पूंजी खाते के अंदर देख रहे हैं। ये चीज तो हमने इसके अंदर नहीं देखी, हम तो यहाँ पर सीधे विदेशी निवेश को हम लोग ले रहे हैं। विदेशी निवेश का मतलब दोनों एफडीआई और एफआईआई को हम लोग मेंशन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो ऐसी कोई बात नहीं कही गई। ठीक है, यहाँ पर आय को कर रहे हैं, यहाँ पर हम स्वामित्व का जो परिवर्तन हो रहा है उसको मेंशन कर रहे हैं, वित्तीय लेन देन को मेंशन कर रहे हैं, और आप अन्य चीजें देख रहे हैं क्या क्या चीजें होती है, जैसे आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट हो जाए क्या क्या चीजें हम लोग पूंजी खाते में लेते हैं। फिर उधार लेते हैं हम लोग, जैसे बाहरी वाणिज्यिक उधार, बाहरी सहायता कोई ले रहे हैं तो उससे जो ऋण बनता है, मतलब पूंजीगत जो ऋण तैयार होता है, वो चीजें पूंजी खाते के अंदर मेंशन की जाती है। और गैर पूंजी ऋण भी होता है हमारा पूंजीगत खाते के अंदर शामिल, ये भी ध्यान रखेंगे। जैसे एनआरआई जमाएं होती हैं, बैंकिंग जमाएं होती हैं, अल्पकालीन व्यापार जमाएं होती हैं, तो ये सब क्या है? ये ऋण नहीं है।
मगर ऋण वाली चीजें भी शामिल करते हैं। बाहरी वाणिज्यिक कोई उधार हम ले रहे हैं या कोई बाहरी सहायता ले रहे हैं, उस रूप में जो ऋण होता है वो भी पूंजी खाते के अंदर मेंशन होता है। और जो हमको जो जमाएं होती हैं, जो हम लोग जमा करते हैं, जैसे बैंकिंग के अंदर जो जमाएं होती हैं, NRI की जमाएं होती हैं, अल्पकालीन व्यापार जमाएं जो होती हैं, वो सब भी हम लोग पूंजी खाते के अंदर मेंशन करते हैं, ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये पूंजीगत खाता हो गया। और एक बहुत बेसिक डिफरेंस हम लोग चीज यहाँ पर देख लें कि भुगतान संतुलन का चालू खाता वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध निर्यात के कारण उत्पन्न राष्ट्र की शुद्ध आय को दिखाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं, भुगतान संतुलन का चालू खाता, जो कि चालू खाता हम लोग यहाँ पढ़ चुके करंट अकाउंट में। चालू खाता वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध निर्यात के कारण, देखिए समझ लीजिए शुद्ध निर्यात, अब ये आएगा शुद्ध निर्यात क्या हो गया। शुद्ध निर्यात जानते क्या होता है, जब हम लोग कोई चीज आयात कर रहे हो और जब निर्यात कर रहे हो, तो हम लोग अगर निर्यात से आयात को घटा दें और हमारे सकारात्मक जब निर्यात के जो तुमको प्रॉफिट हो रहा होता है, जो आय प्राप्त होती है, वही हमारा शुद्ध निर्यात होता है। शुद्ध निर्यात का मतलब ये होता है कि हम कुल निर्यात में से आयात को घटाएंगे तभी शुद्ध निर्यात निकलेगा। ठीक है, तो ये सेवाओं के शुद्ध निर्यात के कारण उत्पन्न राष्ट्र की शुद्ध आय को दर्शाता है। अगर कहीं आयात ज्यादा है और निर्यात कम है तो हमें आय नहीं, हमें घाटा हो जाएगा। ठीक है ना। जबकि अब आते हैं भुगतान संतुलन के पूंजी खाते की बात कर लें, जो कि हम लोग भी पढ़ के आ रहे हैं ऊपर। शेष विश्व के संबंध में देश में परिसंपत्तियां, और परिसंपत्तियां दोनों प्रकार पर, स्टॉक एंड बॉन्ड्स, भौतिक परिसंपत्तियां, भूमि, भवन, प्लांट, मशीनरी, इनका के स्वामित्व के शुद्ध परिवर्तन को दिखाता है। शुद्ध परिवर्तन को दिखाता है किसको, परिसंपत्तियों के स्वामित्व के शुद्ध परिवर्तन को दर्शाने का काम कौन कर रहा है, पूंजी खाता। लेकिन वहीं शुद्ध आय को प्रदर्शित करने का काम कौन कर रहा है, चालू खाता। तो ये था हमारा भारत के वैदेशिक क्षेत्र के अंतर्गत भुगतान संतुलन खाता होता क्या है। तो भुगतान संतुलन खाता इतना ही होता है। और अगर आपको कहीं लिखना है, कहीं मेंशन करना है इस चीज को, और आप सिर्फ ये लिख दें और इसके उदाहरण लिख दें जो मैंने अभी आपको यहाँ लिखा है, जैसे स्टॉक बॉन्ड्स में के स्वामित्व परिवर्तन, भौतिक परिवर्तनों में भूमि, भवन, प्लांट के स्वामित्व में परिवर्तन, जो चीजें मैंने यहाँ मेंशन की, इतना अगर आप लिखते हैं तो बहुत अच्छा माना जाएगा इस चीज को कि क्या होता है। सेवा क्षेत्र को डिफाइन कर दें, भौतिक वस्तुएं क्या होती है उसको डिफाइन कर दें। तो ये चीजें बहुत स्पष्ट रूप से दिमाग के अंदर होनी चाहिए कि भुगतान संतुलन में क्या चीज पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले में आप रखिए कि दृश्य और अदृश्य मदें होती हैं। भुगतान संतुलन के अंदर दो प्रकार के खाते का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक चालू खाते का इस्तेमाल कर रहे हैं, पूंजी खाते का इस्तेमाल कर रहे हैं। और चालू खाता क्या होता है, पूंजी खाता क्या है, वो मैंने आपको यहाँ पे स्पष्ट कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।